पिछली कड़ी में हमने तुर्को मंगोल वंश में उत्पन्न मिर्जा उमर शेख की चर्चा की थी, जो तैमूर लंग का चौथा वंशज था। मिर्जा उमर शेख भी अपने बाप दादों की तरह परम असंतोषी था। उसे समरकंद के विशाल राज्य में स्थित फरगना नामक एक छोटा सा क्षेत्र शासन करने के लिए मिला था, किंतु मिर्जा उमर शेख अपने छोटे राज्य और अल्प साधनों से संतुष्ट नहीं था। अपने बड़े भाई अहमद मिर्जा से उसकी जानी दुश्मनी थी, जो समरकंद और बुखारा का शासक था। मिर्जा उमर शेख का विवाह कुतलुग निगार खानम नामक औरत से हुआ था, जो मंगोल सम्राट चंगेज खान की 13वीं पीढ़ी में थी। मिर्जा उमर शेख और कुतलुग निगार खानम की कुल 8 संतानें हुईं, जिनमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सबसे बड़ा था। इस प्रकार बाबर की धमनियों में मध्य एशिया के 2 खूंखार आक्रांताओं चंगेज खां और तैमूर लंगड़े के खून का संगम हो गया। मिर्जा उमर शेख बहुत रंगीन तबीयत का आदमी था और सदा मौज मस्ती में डूबा रहता था। 8 जून 1494 को जब उमर शेख कबूतर उड़ा रहा था तो उसके ऊपर एक मकान आ गिरा और उसी समय मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हो गई। बाप की आकस्मिक मौत के कारण मात्र 11 साल 4 महीने का बाबर फरगना का शासक हुआ। इतिहासकारों ने उसे अकाल प्रौढ़ बालक कहा है, अर्थात जिम्मेदारियों के बोझ के कारण वह अपने बचपन में ही बूढ़ा हो गया था और अपने बाप दादाओं से भी बढ़कर महत्वाकांक्षी एवं दुस्साहसी था। मिर्जा उमर शेख के मरते ही बाबर के 2 दुश्मनों ने अलग अलग दिशाओं से बाबर के फरगना राज्य पर आक्रमण कर दिया। इनमें से एक तो बाबर का सगा ताऊ अहमद मिर्जा था और दूसरा बाबर का सगा मामा महमूद खां था। बाबर की दादी एहसान दौलत बेगम ने बाबर को समस्त विपत्तियों से बचाया, जिसके कारण बाबर के दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए। एहसान दौलत बेगम के कहने पर बाबर ने अपने ताऊ अहमद मिर्जा को संदेश भिजवाया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं, किंतु अहमद मिर्जा फरगना की ओर बढ़ता रहा। इस पर बाबर भी अपनी छोटी सी सेना लेकर अहमद मिर्जा के मार्ग में जाकर बैठ गया। बाबर के भाग्य से अहमद मिर्जा मार्ग में ही बीमार हो गया, जिसके कारण उसे युद्ध किए बिना ही समरकंद वापस लौट जाना पड़ा। बाबर भी अपनी सेना सहित फरगना लौट आया। ईस्वी 1496 में समरकंद के शासक अहमद मिर्जा की मृत्यु हो गई तथा उसके पुत्रों में समरकंद पर अधिकार को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। यद्यपि बाबर इस समय लगभग 14 वर्ष का ही हुआ था, तथापि उसने समरकंद की स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर आक्रमण कर दिया, किंतु बाबर समरकंद पर अधिकार नहीं कर सका। अगले ही साल अर्थात ईस्वी 1497 में बाबर ने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण किया। इस बार बाबर समरकंद पर अधिकार करने में सफल हो गया, किंतु कुछ ही समय बाद बाबर को समरकंद पुनः खाली करना पड़ा। संभवतः शैबानी खां द्वारा समरकंद पर हमला किए जाने के कारण ऐसा हुआ। शैबानी खां एक उज़्बेक नेता था और तैमूर वंश के बादशाहों से मध्य एशिया छीनने के अभियान पर था। शैबानी खां ने तैमूरी बादशाहों के बहुत से राज्य छीन लिए। इस कारण शैबानी खां बाबर के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया। बाबर को समरकंद तो खाली करना पड़ा, किंतु उसी अभियान के दौरान बाबर की मौसी हबीबा सुल्तान बेगम अपनी पुत्री मासूमा को लेकर बाबर के शिविर में आई और उसने बाबर से शरण मांगी। हबीबा सुल्तान बेगम
बाबर की मौसी तो थी ही, साथ ही वह बाबर की ताई भी थी। वह बाबर के मरहूम ताऊ अहमद मिर्जा की बेवा थी। बाबर ने अपनी मौसी एवं ताई हबीबा को न केवल अपने हरम में शरण दी, अपितु उसकी पुत्री मासूमा से निकाह भी कर लिया। ईस्वी 1501 में बाबर ने पुनः समरकंद पर हमला किया, जिसके कारण शैबानी खां को समरकंद खाली करके भाग जाना पड़ा। यह बाबर की बहुत बड़ी विजय थी, जिसके कारण बाबर ने अपनी पत्नी मासूमा को अपने लिए भाग्यशाली समझा। किंतु यह जीत बहुत कम समय तक ही टिकी रह सकी। शैबानी खां फिर से एक विशाल सेना लेकर आया और समरकंद पर चढ़ बैठा। सर पुल के युद्ध में शैबानी खां की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरह परास्त किया। इस कारण केवल 100 दिन के अधिकार के बाद समरकंद पुनः बाबर के हाथ से निकल गया। शैबानी खां ने समरकंद के साथ साथ फरगना पर भी अधिकार कर लिया तथा बाबर को बंदी बना लिया। बाबर ने अपनी एक बहन का विवाह शैबानी खां से कर दिया और कैद से मुक्ति पाई। बाबर को बेघर-बार होकर पहाड़ों में भाग जाना पड़ा। पूरे 3 साल तक बाबर अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा। इस दौरान बाबर के घोड़े मर गए, जूते फट गए और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। बाबर मीलों दूर तक पैदल चलकर किसी गांव तक जाता तथा किसी तरह 2 जून रोटी का जुगाड़ करता। इस समय दुनिया में कोई भी बाबर का सहायक नहीं था, इसलिए वह दुनिया की 2 क्रूरतम प्रबल शक्तियों का वंशज होने के उपरांत भी किसी को अपना नाम तक नहीं बताता था। बाबर के मुट्ठी भर साथी ही उसके बारे में जानते थे कि वह कौन था और कहाँ रहता था। एक दिन पहाड़ियों में भटकता हुआ भूखा प्यासा बाबर अपने कुछ साथियों के साथ दिखकाट नामक गांव में पहुंचा। किसी समय यह गांव बाबर के दादा अबू सईद मिर्जा की सल्तनत में हुआ करता था, जिसकी राजधानी समरकंद थी। जब बाबर का पिता मिर्जा उमर शेख फरगना का शासक बना तो अबू सईद मिर्जा ने यह गांव फरगना राज्य में शामिल कर दिया। जब बाबर फरगना का बादशाह बना तो दिखकाट गांव बाबर के अधीन हो गया। आज उसी गांव में बाबर वेश बदलकर पहुंचा ताकि किसी तरह पेट भरने का जुगाड़ हो सके। बाबर को ज्ञात था कि इस गांव का मुखिया उसके पिता उमर शेख का विश्वास पात्र हुआ करता था, इसलिए बाबर ने उसी मुखिया से मदद लेने का निश्चय किया। गांव के लोगों से पूछताछ करते हुए बाबर और उसका एक साथी गांव के मुखिया के घर तक पहुंचे। मुखिया तो घर में नहीं था, किंतु घर के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। बाबर तथा उसका साथी बुढ़िया को सलाम करके चुपचाप खड़े हो गए। बुढ़िया ने अजनबियों को घर के दरवाजे पर खड़े देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। बाबर ने अपना असली परिचय छिपा लिया तथा राहगीर होने का वास्ता देकर खाने के लिए कुछ मांगा। बुढ़िया ने कहा कि यदि तुम यहां पड़ी लकड़ियों को चीर दो तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकती हूं। बाबर और उसके साथियों ने बुढ़िया की बात मान ली तथा लकड़ियां चीर दीं। बुढ़िया ने उन दोनों को भरपेट रोटियां खिलाईं। अगली कड़ी में देखिए, 111 साल की बुढ़िया ने बाबर को रास्ता दिखाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।